नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल रियल ज्ञान विद आर.के. जी में। दोस्तों, हम चंद्रगुप्त नाटक का विस्तृत सारांश देख रहे हैं, जिसमें हम तृतीय अंक में आए हैं। द्वितीय अंक में आपने देखा था कि द्वितीय अंक के आखिरी दृश्य में सिकंदर जो है मालवा पर आक्रमण करता है और सिकंदर की उस आक्रमण में हार हो जाती है, जिससे वे मालवों के साथ संधि कर लेते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सिकंदर के हार जाने के बाद फिर आगे क्या होता है वह तृतीय अंक में बताया गया है। तो तृतीय अंक का प्रथम दृश्य हम देखते हैं। प्रथम दृश्य में दृश्य का स्थान पश्चिमी सीमा तट ही है, अर्थात भारत का पश्चिमी सीमा तट। राक्षस जो है एकाकी भाव से भावों में खोया हुआ दिखाया जाता है। उसी समय एक चर का प्रवेश होता है जो चाणक्य की योजना के अनुसार बतलाता है कि अर्थात जो चर रहता है वह चाणक्य ने जो उसको कहा रहता है बोलने के लिए, उसी के अनुसार वह राक्षस को बताता है कि नंद ने आपसे मिलकर कुचक्र रचने के कारण सुवासिनी को अभियुक्त बनाकर कारागार में डाल दिया है। तो वह बताता है राक्षस को कि राक्षस और सुवासिनी दोनों मिले हुए हैं, इस कारण सुवासिनी को अभियुक्त अर्थात दोषी बनाकर कारागार में डाल दिया है और विद्रोह के अपराध में राक्षस को बंदी बनाकर लाने वाले को पुरस्कार की घोषणा कर दी है। पुनः राक्षस राजसेवा को विश्वासघातिनी बताता हुआ धिक्कारता है। वह कहता है कि मैंने ऐसा कोई अपराध किया नहीं है, मैंने बहुत ही तन्मयता से और स्वाभिमान पूर्वक राज्य की सेवा की और उन्होंने मुझे ही फंसा दिया, इस तरह से वह धिक्कारता है। इसी समय पूर्व योजना के अनुसार एक सैनिक आकर बंदी बनाने का प्रयत्न करता है। तो यहाँ पे जो चाणक्य है उसके योजना अनुसार यहाँ पे काम किया जा रहा है, न कि नंद के अनुसार। तो नंद ने इन दोनों को नहीं भेजा है, चाणक्य ने ही भेजा है। उसी क्षण पूर्व सैनिक का वर्णन करते हुए अन्य कई सैनिक आते हैं और राक्षस के शरीर की रक्षा करते हैं। तो राक्षस की रक्षा करते हैं अन्य सैनिक आकर। अब राक्षस जो है चाणक्य की विलक्षण बुद्धि पर पराभूत होता है और उसे संक्षेप रूप में बताया जाता है कि रावी तट पर अर्थात रावी नदी के तट पर विशाल शिविर में सिंहरण और अलका का विवाह होगा और सिकंदर ने भी उस वीर रमणी और आंभिक की बहन को देखने के लिए निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। तो इस तरह से यहाँ पे संदेश मिलता है कि सिकंदर भी अलका और सिंहरण इन दोनों के विवाह में आएगा। ठीक है, द्वितीय दृश्य में देखते हैं। द्वितीय दृश्य है दोस्तों रावी तट पर उत्सव शिविर। यहाँ पे उत्सव मनाया जा रहा है रावी के तट पर। अलका और सिंहरण का जो विवाह उत्सव है, पर्वतेश्वर एकांत में अलका द्वारा किए गए अपमान पर खींचता हुआ दिखाई देता है और मृत्यु का वरण करना चाहता है, अर्थात आत्महत्या अपना करना चाह रहा है। उसी समय चाणक्य आकर उसे आत्महत्या रूपी घृणित कार्य करने से रोकता है। वह समझाता है कि आत्महत्या नहीं करो और यहीं पर्वतेश्वर चंद्रगुप्त की महत्ता स्वीकार करता है और उसको चंद्रगुप्त के विरुद्ध था पर्वतेश्वर, तो चंद्रगुप्त की महत्ता को स्वीकार करवाता है कि चंद्रगुप्त किस तरह से भारतवर्ष के लिए महत्वपूर्ण है और पर्वतेश्वर को अपनी ओर कर लेता है। साथ ही पर्वतेश्वर में यवनों जो कि बाहरी लोग हैं उनसे प्रतिरोध लेने के लिए आशा का संचार उनके मन में होता है। अपनी बेटी अलका का शुभ विवाह अपनी बूढ़ी आंखों से
देखने के लिए गांधार नरेश जी का प्रवेश होता है और वहीं पर कार्नेलिया और चंद्रगुप्त की दो दो बातें हो जाती है। तो इस तरह से रावी नदी में कार्नेलिया भी आई है, फिलिप्स भी आया है, साथ में कार्नेलिया का जो पिता है सेल्यूकस आया है, सिकंदर आया है। ठीक है, तो फिलिप्स प्रवेश करके चंद्रगुप्त से अभिभूत होता है। राक्षस और चाणक्य की बातचीत होती है और वह राक्षस के कोमल अंक पर प्रहार करके वाक चातुर्य से उनकी अंगुलीय मुद्रा ले लेता है। तो राक्षस और चाणक्य की जो बातचीत होती है उसमें चाणक्य अपनी बुद्धि चातुर्य से राक्षस ने जो उसकी मुद्रिका है उसको ले लेता है। और अंक, यहाँ पे अंक मतलब हृदय होता है दोस्तों। ठीक है, तो कोमल कोमल बातें करके वह उनसे उसकी उंगली की मुद्रा ले लेता है और कल्याणी मगध की ओर प्रस्थान करती है। तो ये अलग अलग बातें होती है इस विवाह उत्सव में। इसके बाद आगे क्या होता है देखते हैं। तृतीय दृश्य आ जाता है। तृतीय दृश्य में रावी के तट पर यवन सेनापति सिकंदर को विदा करने के लिए चाणक्य, पर्वतेश्वर, सिंहरण, अलका, मालविका, आंभिक आदि उपस्थित होते हैं। तो सिकंदर जो है वह जा रहा है और उसको विदा करने के लिए यवन सेनापति अर्थात सेल्यूकस है, साथ में चाणक्य, पर्वतेश्वर, सिंहरण, अलका, मालविका, आंभिक, ये सभी लोग उपस्थित होते हैं। सिकंदर जो है चंद्रगुप्त को सम्राट होने की पूर्व बधाई देता है कि आप सम्राट बनेंगे, उसकी पूर्व बधाई हो। और अंत में चाणक्य को धन्यवाद प्रदान करता हुआ सिकंदर यह कहता है कि मैं तलवार खींचे भारत में आया और हृदय देकर जाता हूं। तो चाणक्य की मंगल कामना के साथ दृश्य समाप्त हो जाता है। इसके बाद चतुर्थ दृश्य में देखते हैं दोस्तों। पथ में राक्षस को यथा तथ्य वस्तु स्थिति का भान होता है। रास्ते में वह चाणक्य द्वारा जो योजना बनाई जाती है उसको समझ लेता है और चाणक्य का रचा हुआ यह सब षड्यंत्र वह समझ लेता है कि किस प्रकार मुझे फंसाकर उन्होंने अंगुली मुद्रिका ले ली। और सिंहरण और अलका का प्रवेश भी मगध शासन की चिंता में होता है। ठीक है, सिंहरण और अलका भी प्रवेश करते हैं। पर्वतेश्वर स्वप्रतिज्ञान सार मगध जाने के लिए तैयार होता है। तो पर्वतेश्वर मगध जाने को उत्सुक है। अब मगध क्यों जा रहे हैं? क्योंकि मगध में यहाँ पे तख्ता पलट होने वाला है। यहाँ पे नंद के जगह चंद्रगुप्त स्थान लेने वाला है। तो दूर की सूझ रखने वाला चाणक्य चंद्रगुप्त को मगध जाने से रोक देता है। चंद्रगुप्त को अभी मगध जाना नहीं है, इस तरह से वह रोक देता है। और उसी समय फिलिप्स का द्वंद्व युद्ध के लिए चंद्रगुप्त को आह्वान मिलता है। फिलिप्स जो है वह चिढ़ा हुआ रहता है चंद्रगुप्त से और वे द्वंद्व युद्ध के लिए आह्वान करता है चंद्रगुप्त को, क्योंकि एक तरह से फिलिप्स भी जो है वह कार्नेलिया को चाहता रहता है। तो इस कारण दोनों द्वंद्व युद्ध करता है और अंत में चाणक्य सभी को आश्वस्त कर देता है, अर्थात फिलिप्स को हरा देता है द्वंद्व युद्ध में और सभी को आश्वस्त कर देता है कि वह एक अच्छा योद्धा है और कार्नेलिया उसकी है। साथ में अब पंचम दृश्य देखते हैं। तो पंचम दृश्य में नंद की रंगशाला है। नंद और सुवासिनी का वार्तालाप यहाँ पे हो रहा है। नंद का हृदय भी आशंकित हो रहा है, इसीलिए दुखी है। अर्थात नंद को यह भान है कि उसका तख्ता पलट हो सकता है। उसके सैनिक, उसके जो राज्य के लोग हैं वह विद्रोह कर सकते हैं। तो उसके कथन से यह सूचना मिलती है कि उसने सेनापति मौर्य को आजीवन अंधकूप का दंड दिया है।
नंद को राक्षस का अभाव खटकता है, अर्थात राक्षस यहाँ नहीं है, अगर राक्षस रहता तो उन्हें संभालता। इसलिए मदिरा पान करके वह अर्थात नंद उन्मत्त होता है। साथ ही वह यह भी स्पष्ट हो जाता है कि सुवासिनी प्रत्यक्ष रूप से राक्षस को प्रेम करती है। इन दोनों की बातों से यह पता चल जाता है और नंद के घृणित विचारों की सीमा में वह नहीं आ सकती, अर्थात नंद सुवासिनी को उकसाता है कि वह उसकी हो जाए, पर सुवासिनी उसके घृणित विचारों में सहमति प्रदान नहीं करती और संकट के समय पर प्रेमी अमात्य राक्षस अंत में सुवासिनी की रक्षा करता है। तो इस तरह से सुवासिनी विद्रोह करती है और अमात्य राक्षस जो है वह आकर सुवासिनी की नंद से रक्षा करता है। षष्ठ दृश्य में देखते हैं दोस्तों। षष्ठ दृश्य में, इस दृश्य में कुसुमपुर के प्रांत भाग में मगध के शासन के परिवर्तन का परोक्ष प्रयत्न दिखाई देता है। चाणक्य मालविका को नृत्य कला के आश्रय से नर्तकी बनाकर नंद को रंगशाला की ओर राक्षस की मुद्रा से मुद्रित जाली पत्र भेजता है। तो चाणक्य किसे पत्र भेजता है? मालविका को, ठीक है। और मालविका को क्या बनाता है? नर्तकी बनाकर भेजता है। कहाँ भेजता है? रंगशाला, नंद के जो महल की रंगशाला है वहां पर भेजता है कि राक्षस ने स्वयं अपने उंगलियों द्वारा, जो उंगली का मुद्रिका है उससे मुद्रा ठोककर मालविका को रंगशाला की नर्तकी बनाया है करके। तो उस मुद्रा से समझ आ जाता है कि राक्षस ने भेजा है करके, तो सभी मान लेते हैं। अब चाणक्य को मगध के विजय करने के पूर्व विश्वास है कि उनका जो कार्य है वह पूरा हो जाएगा। कुसुमपुर को देखकर उसकी बाल स्मृतियां सजग हो उठती है और वह एक लंबा स्वगत कथन कह डालता है। वहीं पर एक सुरंग तोड़कर अंधकूप से शकटार का निष्कासन होता है। अब कुसुमपुर में ही उस जगह पर एक सुरंग रहता है, वहां से सुरंग को तोड़कर एक अंधकूप, एक कुआं है, गहरा कुआं है, जहां से अंधेरा कुआं से शकटार का निष्कासन होता है। अर्थात शकटार कौन है? शकटार जो है दोस्तों वह चाणक्य के पिता का मित्र रहता है। तो शकटार निकलता है कारागार से और शकटार की वेदना भरी अभिव्यक्ति के बाद शकटार और चाणक्य मगध शासन को उलट देने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाते हैं। तो शकटार यहाँ पर चाणक्य को बताता है कि किस तरह वह बाहर आया। वह कारागार में अपने जो मरे हुए बच्चे हैं उनकी हड्डियों से नीचे भूमि को खोदकर धीरे धीरे सुरंग बनाता हुआ वह जेल अर्थात कारागार से बाहर निकलता है और शकटार अपनी व्यथा बताता है। तो शकटार और चाणक्य दोनों मगध शासन को उलटने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाते हैं। अब आगे देखते हैं दोस्तों सप्तम दृश्य। सप्तम दृश्य में राज मंदिर के प्रकोष्ठ में विचार मग्न नंद एकाकी दिखाया जाता है। नंद अकेले में विचार कर रहे हैं। उसी समय वर रुचि के साथ चंद्रगुप्त की माता अपने पति और पुत्र के प्रति न्याय की याचना नंद से करने के लिए आती है, लेकिन नंद उसकी नहीं सुनता। तो नंद जो है वह चंद्रगुप्त की माता और अपने पति तथा पुत्र की प्रति न्याय करने की भावना लेकर आती है कि उन्हें क्षमा कर दीजिए ऐसे करके, लेकिन वह उसको नहीं सुनता और रोष भरी सेनापति मौर्य की पत्नी नंद को जारज पुत्र और रक्त रंगे हाथों में महापद्म नंद को हत्यारा कह देती है। तो जारज पुत्र और हत्यारा यह संबोधन जो है वह सेनापति मौर्य की पत्नी अर्थात चंद्रगुप्त की माता उन्हें कह देती है
और नंद उसे अपमानित करना चाहता है। तो यह बात सुनकर नंद क्रोधित हो जाता है। तो वररुचि नंद से उसकी माता का रक्षा करता है। तभी नंद उन दोनों को भी षड्यंत्रकारी समझकर बंदी करवा देता है। अर्थात नंद जो है वररुचि को, नंद के चंद्रगुप्त की माता को, दोनों को बंदी बना लेते हैं। और चंद्रगुप्त का जो पिता है वो बंदी पहले से ही है। इसी समय अमात्य राक्षस की मुद्रा वाला जाली पत्र प्राप्त होने की सूचना नंद को मिलती है और इसी आरोप में मालविका भी बंदी कर दी जाती है। तो नंद को पता चल जाता है कि वह जाली पत्र है और मालविका को भी बंदी बना लिया जाता है। अंत में नंद विचलित भाव से सोचता हुआ मंच पर रह जाता है। अष्टम दृश्य को देखते हैं दोस्तों। कुसुमपुर के प्रांत भाग के पथ में पर्वतेश्वर सीमा प्रांत की सूचना चाणक्य को देता है। अर्थात पर्वतेश्वर जो है कुसुमपुर की सीमा में आ गया है। तो इस तरह से द्वंद्व युद्ध में फिलिप्स मारा गया, फिलिप्स को मार देते हैं चंद्रगुप्त जब द्वंद्व युद्ध होता है तो। और समस्त उत्तरा पथ में उसके मारे जाने से जो नवीन उत्साह जो है वह फैल गया है कि फिलिप्स को द्वंद्व युद्ध में मार दिया गया है। तो चंद्रगुप्त की जो वीरता का जो बातें हैं ये सभी उत्तरापथ मतलब उत्तर भारत में पूरा फैल जाता है। सिकंदर के मरने की सूचना भी मिल जाती है कि सिकंदर रास्ते में जाते जाते मर गया। और उसी समय अलका आकर नंद के प्रकोष्ठ में हुई घटनाओं की सूचना चाणक्य को देती है कि नंद के प्रकोष्ठ में क्या क्या हुआ, उसने कैसे बंदी बनाया और ये सब जो कारागार में किस प्रकार से चंद्रगुप्त के माता को डाला, ये सभी चीजें बताती है। तो अलका अवसर पाकर नगर भर में नंद के अत्याचारों के विरोध में जनता में उत्तेजना भर देती है, जनता में रोष भर देती है। सभी बंदी जन गुफा के गुप्त द्वार से निकलकर चाणक्य से मिलकर प्रतिरोध की दृढ़ प्रतिज्ञा करते हैं। और जितने भी बंदी बनाए गए रहते हैं वह गुप्त द्वार से निकल जाते हैं। उसी समय घटना स्थल पर चंद्रगुप्त भी आ जाता है। उसी समय नंद के राक्षसी अत्याचारों से उत्तेजित नागरिक भी वहां प्रवेश करते हैं। शकटार की रक्षा का भार चंद्रगुप्त ले लेता है कि शकटार की रक्षा मैं करूंगा। और दृश्य के अंत में वररुचि और चाणक्य की परिस्थिति जन्य बातें होती है। वररुचि छूट जाते हैं गुप्त रास्ते से निकलकर और चाणक्य और वररुचि में बात होती है। नवम दृश्य को देखते हैं। नंद की रंगशाला में बंदी वेश में राक्षस और सुवासिनी प्रवेश करते हैं। हाँ, तो इस प्रकार पत्र के संबंध में राक्षस नंद को विश्वास दिलाता है कि यह जो पत्र है उसका लिखा हुआ नहीं है, पर मुद्रा दिखाकर नंद उसका मुख बंद कर देता है। उसी समय सारे नागरिक उत्तेजित होते हैं और नंद के ऊपर अनेक अपराधों के प्रबल आरोप लगाए जाते हैं। चाणक्य आकर अपनी हुई शिखा नंद को दिखाता है और अंत में नंद अपनी प्यारी बेटी कल्याणी को सामने रखकर क्षमा मांगता है। पर इतने में ही शकटार आकर नंद का वध कर देता है और उसी समय सर्वसम्मति से चंद्रगुप्त सिंहासन पर मूर्धाभिषिक्त कर दिया जाता है। अर्थात चंद्रगुप्त को राज सिंहासन पर बैठा दिया जाता है, राजा घोषित कर दिया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में चतुर्थ अंक। लेकिन उससे पहले क्या आप जानते हैं कि नाटक के नायक चंद्रगुप्त और कार्नेलिया को प्रणय सूत्र में दिखाकर यहाँ पर प्रसाद जी ने अपने समन्वयवादी दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया है। तो दोस्तों इस तरह से हमने तृतीय अंक को देख लिया और आखिरी अंक चतुर्थ अंक को हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लाएंगे।
तब तक के लिए धन्यवाद।